बुरे शब्दों का इस्तेमाल करूं तो आप लोग मुझे रोकिएगा या टोकिएगा, पर हकीकत है ये जन सैलाब है, ये एक आंधी है, ये तूफान है, और अब ये आंधी तूफान किसी के रोके अब रुकने वाली नहीं है। जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सत्ता की कुर्सी से बेदखल नहीं कर देगी, ये आंधी और ये तूफान रुकेगा नहीं। सड़क पर आप जाकर देख लीजिए जिस तरीके से धूप, गर्मी, धूल, मिट्टी, बरसात, तूफान, बिना किसी चीज की चिंता परवाह किए हुए युवा हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, जिस बड़ी तादाद में इस यात्रा के साथ जोड़ रहे हैं, इस यात्रा को अपना समर्थन दे रहे हैं, एक बात मैं पूरे विश्वास से कहूंगा कि आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के साथ उभर कर आएगी। और ये मैं सिर्फ इस जिले की, गया जिले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हाजीपुर में आप लोगों ने देखा, समस्तीपुर में देखा, बेगूसराय में देखा, खगड़िया में देखा, कटिहार में देखा, पूर्णिया में देखा, बेतिया में देखा, मोतिहारी में देखा, जितने जिलों से हम लोग जा रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पर हैं, कल हम लोग नवादा में होंगे गया करके, उसके बाद हम लोग नालंदा में होंगे। मैं आज ही आप लोग को विश्वास के साथ कहता हूँ कि इतना ही अपार जन समर्थन आपको आने वाले तमाम जिलों में दिखेगा, क्योंकि इस बार बिहार की जनता ने मन बना लिया है। बदलाव के लिए ये मन बिहार की जनता ने बना लिया है। आने वाले समय में आप देखेंगे, जैसा मैंने कहा, लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत के साथ उभर कर आएगी, और जितने जन समर्थन की मुझे उम्मीद थी, अपेक्षा थी इस आशीर्वाद यात्रा से, उससे कई गुना बढ़कर मुझे जन समर्थन मिला है। तो मुझे होता है कि जिस तरीके से शासन प्रशासन इसमें विलंब डालने की कोशिश करता है, इसमें अड़चने डालने की कोशिश करता है, भैया हम लोग इतनी जगह गए, हम लोगों ने माल्यार्पण किया, हम लोग गांधी जी के प्रतिमा पर भी जाकर हम लोगों ने माल्यार्पण किया। अगर हम लोग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लेते तो क्या बिगड़ता इनका। पटना में भी इसी तरीके से इन्होंने उच्च न्यायालय के सामने मुझे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोका। भाई ये अपमान मेरा नहीं है, ये अपमान आप लोक जनशक्ति पार्टी का नहीं कर रहे, ये अपमान आप भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कर रहे। भारत रत्न है वो, हमारे संविधान के रचयिता है वो। आज देश चल रहा है तो उन्हीं के बनाए हुए संविधान के आधार पर। और वहीं पर आप भूल जाइए ना, चिराग पासवान भैया किसी पार्टी का नेता है कि नहीं है, पर एक आम नागरिक होने के नाते क्या मेरा कर्तव्य नहीं है, क्या मेरा अधिकार नहीं है कि मैं जाकर मैं उनको माल्यार्पण कर सकूं। उसने अपने दरवाजे आपने बंद कर दिए। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा को, जगदेव बाबू की प्रतिमा पर, जहां जहां हम लोग जा रहे हैं भैया अपने ताले आपने लगा के रखे हुए हैं। मेरी समझ के परे है कि क्यों। अगर एक चिराग पासवान जाकर अगर वहां पर अगर माल्यार्पण कर लेगा, और मैं आपके तमाम प्रोटोकॉल्स फॉलो करने को तैयार हूं। मैंने बहुत ईमानदारी से, बहुत सभ्यता से बाहर दरवाजे पर ही अपनी माला टांग कर आया हूं। आप लोग जाकर देखिए वहीं पे टंगी होगी। मैंने कोई हंगामा नहीं किया, मैंने अंदर जाने की कोशिश भी नहीं की। मैंने कानून का पूरी तरीके से पालन किया कि भैया आपने मना किया, मैंने कोई हंगामा नहीं मचाया। पर मना करने का कारण तो बताएं मुझे कि चिराग पासवान अगर जाएगा माल्यार्पण करेगा तो इससे क्या विधि व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आप मुझे बोलते थे कि भैया सिर्फ एक आदमी जा सकता है, 2 आदमी जा सकते हैं, 5 आदमी जा सकते हैं। कम से कम जो मेरे नेता हैं या मेरे नेता ने जिनको अपना नेता माना है और जिसको एक पूरा देश नेता मानती है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, क्या उनको जाकर हम लोग प्रतिमा पर उनकी माल्यार्पण नहीं कर सकते। तो जिस तरीके से शासन प्रशासन हम लोग को रोकने की कोशिश कर रहा है, मैं ये बात भी बोल दूं, जितना आंधी है ये तूफान है, आप इसको जितना समेटने की कोशिश करेंगे ये उतना विराट रूप लेता जाएगा, ये उतना विराट रूप में फैलेगा। और ये अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे, इस यात्रा की जब से शुरुआत हुई तब से लेकर ये जन समर्थन बढ़ता ही जा रहा है। और ये इस यात्रा की समाप्ति तक आप देखेंगे पूरा बिहार लोजपामयी हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को वादे के साथ। नीतीश जी और तेजस्वी जी की आज मीटिंग हुई है, जातीय जनगणना को लेकर नीतीश जी और तेजस्वी की आज मीटिंग हुई है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, बिल्कुल हम लोग खुद चाहते हैं कि जातीयता के आधार पर जनगणना होनी चाहिए। आखिरी बार अगर मेरी याददाश्त अगर सही है और मेरी जानकारी सही है तो मुझे लगता है 1931 के बाद जातीयता के आधार पर कभी जनगणना हुई नहीं। हम लोग इसका पूरी तरीके से हम लोग समर्थन करते हैं। भाई पता तो चले, केंद्र के कानून हो, केंद्र की योजनाएं हो या राज्य सरकार की योजनाएं, कितनी ऐसी योजनाएं हैं जो कि जाति के आधार पर होती है, जो कि एक वर्ग विशेष के आधार पर होती है। पर हम लोग को पता तो चले कि जो राशि आप आवंटित करते हैं, मान लीजिए किसी एक वर्ग को आपने एक्स अमाउंट ऑफ राशि आपने आवंटित की, क्या वो उचित है, क्या वो इनफ है उनके लिए कि नहीं। ये तभी हम लोग को पता चलेगा जब जातीयता के आधार पर जनगणना होगी, जब हम लोग को पता चलेगा कि किस जाति के कितने लोग हैं। आखिरी बार जब हुआ था 1931 में
तब से लेकर अभी तक कभी दोबारा हुआ नहीं है। इसलिए हम लोग भी लोक जनशक्ति पार्टी मजबूती से मांग करती है कि जैसा आपने कहा कि आपको माल्यार्पण करने से रोका जा रहा है, दलित मेयर कटिहार में जिनको गोली मार दिया गया दिन दहाड़े, इसके प्रति आपका क्या? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं उनके परिवार के प्रति अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से संवेदना प्रकट करता हूं। उनके मैसेज से मेरी आज सुबह ही बात हुई। कल रात जैसे ही ये घटना घटी, मेरी एसपी साहब से भी मेरी बात हुई और तमाम हमारे जो साथी हैं, कुछ दिनों पहले ही 17 जुलाई को जब मैं कटिहार में था अपनी यात्रा के लिए, आशीर्वाद यात्रा के लिए, तो उस वक्त वो मेरे साथ थे। उन्होंने मेरे साथ मंच भी साझा किया था। उन्होंने अपने घर पर मुझे नाश्ते के लिए भी आमंत्रित किया था। बहुत ही सभ्य और सरल स्वभाव के वो व्यक्ति थे, पर जिस तरीके से दिन दहाड़े उनकी गोली मारकर उनकी हत्या की गई है, जिस वक्त वो मंदिर जा रहे थे, जैसे उनको गोली से उनको भूना गया है, ये कहीं ना कहीं ये सुशासन की पोल खोलता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बार बार दावे करते हैं कि भैया हमारा जीरो टॉलरेंस है करप्शन को लेकर, अगर यही जीरो टॉलरेंस है आपका क्राइम को लेकर, तो ये आए दिन इस तरीके की हत्या क्यों हो रही है? शायद ही कोई ऐसा दिन बीतता है जब किसी न किसी जिले में कोई ना कोई हत्या नहीं हो रही हो। और ऐसे में दलितों को खास तौर पर चिन्हित कर मुख्यमंत्री और उनके सरकार अगर इस तरीके की कार्रवाई पे अगर कोई कड़ा कदम नहीं उठाएगी, तो लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता आने वाले दिन पे सड़कों पर भी उतरने का आगे चुनावी समीकरण क्या होगा? समर्थन मिल रहा है, आगे चुनावी समीकरण क्या है? चिराग जी, आपके लिए बिहार में सबसे बड़ा चैलेंज कौन है, नीतीश कुमार या आपके चाचा जिन्होंने पार्टी तोड़ी है आपकी? मेरे लिए भाई कोई चैलेंज नहीं है। जिसके साथ ये जनता का समर्थन हो, क्या आपको लगता है उसके लिए कोई चैलेंज होगा? और ये मैं नहीं, मैं चाहूंगा आपके कैमरे ही दिखाएंगे उसको क्या चैलेंज होगा। जो चीज़ें उनसे उम्मीद की गई थी एज अ सीएम, उनमें वो टोटली फेल है। और जैसे ही उन्होंने कुर्सी बदली, उसी वक्त से ही लग गया था कि अब बिहार का पतन और धरातल में जा रहा है और चीज़ें और ख़राब होंगी। और धीरे धीरे आप देख ही रहे, हत्याओं पे हत्या है, फिर आपके शराबबंदी फेल। आप कब तक इस चीज़ को आप आंख बंद करके आप देखते रहेंगे? अब ये समय आ गया है कि अब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, चाहे वो अमीर बोलिए, गरीब बोलिए या फिर अति पिछड़ा बोलिए। जेल में कौन जा रहा है? गरीब लोग। 4 लाख से भी ज्यादा लोग आज जेल में बंद है। क्यों? क्योंकि उनको पीते हुए पकड़े। और जो अमीर लोग हैं, जो बड़े बड़े गाड़ियों में शराब लेके जाते, जो जब वो स्टेट वहां से जब वो लेके आते तो उनसे एक बड़ी रकम लेके उनको छोड़ दी जाती है। तो एक अच्छा सीएम मटेरियल नहीं है तो एक अच्छा पीएम मटेरियल कैसे हो सकता है? मुझे बताइए। आप देखिए ना, कोई भी स्टेट के साथ आज की डेट में आप बिहार को कंपेयर कर पाए मैंने है? बताइए आप। चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो यूपी कोई आप अगर ले, शराब हर जगह है, शराब हर मतलब ये जगह में है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे 10 सालों में हमारे जो क्या कहते हैं, वहाँ पे योगी जी ने 17 जिले में आपके नीतीश कुमार जी के पीछे कोई नहीं पड़े हुए। उनके कार्यकाल में 17 सालों में वो कुछ नहीं कर पाए। और अभी और यानी आप बोलिए पेशेंस का एक लिमिट बोलिए या फिर एक जो चीज़ें उनसे उम्मीद की गई थी एज अ सीएम, उनमें वो टोटली फेल है। और जैसे ही उन्होंने कुर्सी बदली, उसी वक्त से ही लग गया था कि अब बिहार का पतन और धरातल में जा रहा है और कहीं ना कहीं चीज़ें और ख़राब होंगी। और धीरे धीरे आप देख ही रहे, हत्याओं पे हत्या है, फिर आपके शराबबंदी फेल, फिर आपके बहाली नहीं हो रही है, फिर बीएसएससी के छात्राओं के साथ ये एक के बाद एक चीज़ें और बुरी तरीके से ध्वस्त होते जा रही। तो कब तक आप एज अ नागरिक बोलिए, आप कब तक इस चीज़ को आप आंख बंद करके आप देखते रहेंगे? अब ये समय आ गया है कि अब राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। और बहुत अच्छा स्टेप हमारे पार्टी के नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया है और इन सब और उनका स्वागत सबको करना चाहिए। पूरे बिहारवासी भी उनके साथ है। आप एक बात सोचिए कि मैंने कोई तो एक मैंने लीडर में एक ऐसा दम है, गट्स है, जो चीज़ों को सामने रख रहे हैं, बता रहे हैं। और बार बार एक ही बार लगातार नीतीश कुमार जी के साथ उनकी पर्सनली किसी का दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिनके वजह से, जिस चीज़ के वजह से उनको ऑनरेबल सीएम का दर्जा मिला है, उस कुर्सी के साथ उन्होंने असम्मान के साथ साथ अपने कार्यकाल में 17 सालों में कुछ नहीं किया। आप देखिए ना, कोई भी स्टेट के साथ आज की डेट में आप बिहार को कंपेयर कर पाए मैंने है? बताइए आप। चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो यूपी कोई आप अगर ले, शराब हर जगह है, शराब हर मतलब ये जगह में है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे 10 सालों में हमारे जो क्या कहते हैं, वहाँ पे योगी जी ने 70 जिले में आपके
मेडिकल कॉलेज की आपकी स्थापना मैंने ये किया है, और यहाँ पे 10 साल हो गए, 17 साल प्लस क्या हुआ है बिहार का? ना एक अच्छा कॉलेज है, ना स्कूल है, ना कोई जगह है। तो हर जगह कुछ ना कुछ चीज़ें डिटोरिएशन पे डिटोरिएशन बिहार का हो रहा है। तो फाइनली ये स्टेप लेना बहुत ज़रूरी था, एंड फाइनली एक ऐसे युवा नेता बिहार को भी चाहिए जो आवाज़ उठा सके, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री चिराग पासवान जी है। नहीं, एक वक्त आया कि मुख्यमंत्री सीएम का टैगलाइन ऐसा होना चाहिए कि जो पिएगा वो मरेगा, या फिर डेप्यूटी सीएम बार बार मैंने ट्वीट पे ये लोग सारी बातें बताते हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो इस टाइप की राजनीति कहाँ होती है, मुझे बताइए ना। अरे भाई आप डेवलपमेंट कीजिए ना। आप जिस चीज की वजह से आप आधी आबादी का वोट आपने मांग लिया और आपने कुछ नहीं किया, शराबबंदी को आपने क्या दिखाया कि घरेलू हिंसा नहीं होगी, तो घरेलू हिंसा तो हो ही रही है, और जो घरेलू हिंसा करने वाले लोग हैं वही तो मौत के घाट गए। तो आप कहना क्या चाह रहे हो? आप ना इधर कर रहे हो ना उधर कर, उल्टा आप सिर्फ अपने कुर्सी को संभाल रहे हो, एंड साथ वो नहीं, आप अपनी पीएमशिप का भी सपना देख रहे हो। तो एक अच्छा सीएम मटेरियल नहीं है, तो एक अच्छा पीएम मटेरियल कैसे हो सकता है, मुझे बताइए। इसी टारगेट पे आप लोग चल रहे हैं क्या कि यहाँ सीएम नाकाम साबित कर दे, सीएम नकारा साबित कर दे, और ताकि हम लोग ऑनेस्टली बताए 17 सालों में कोई भी लोग उनको कोई प्रूफ, उन्होंने अपने आप को गलत प्रूफ किया। आप एक बात बताइए, बिहार में आप एक ऐसा जगह का नाम बताइए ना उन्होंने टूरिज्म को डेवलप किया, वहीं पे इतने सारे यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है, कहाँ उसके बारे में बात होती है। यहाँ पे आप देखिए गुजरात के बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोग बंगाल के बारे में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कौन सा टूरिस्ट स्पॉट हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपरली टूरिस्ट स्पॉट क्या, कोई भी चीज़ के बारे में बात नहीं होती है, सिर्फ बात होती है तो क्या, जातिवाद के ऊपर। बाहर में जब हम लोग जाते हैं ना, बिहार के बारे में जब बात होती है तो लोग हंसते हैं, लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे यार वहाँ पे तो शराब है, अरे बाप रे बाप क्या कहते हैं वहाँ पे तो हत्याएं हैं। तो ये छवि 21वीं सदी में अभी के युवा महिला ये नहीं लेने वाले, तो ये उन्होंने खुद किया। और रही बात नेक्स्ट सीएम आपके चिराग पासवान जी, आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा युवा नेता है जो बिना पद के, बिना सारी चीज़ों के खोने के बाद भी लगातार लगे हुए हैं और जा रहे, पदयात्रा कर रहे हैं, हर वो जगह वो पहुंच जा रहे जहाँ पे उनके, जिनके अभी सत्ता में जो लोग हैं उनके वहाँ से कितने नेता लोग हैं। अरे आजकल तो वो लोग डिबेट में भी आना नहीं चाहते, बात करने पर बोलते हैं कि नौकरी तो दे ही रहे, 10 लाख तो कर ही रहे। अरे भैया कहाँ है 10 लाख नौकरी? आपने 1 लाख अभी तक दिया है, और जो दिया है वो पेपर पेन पे। हर एक उस शिक्षक से आप ये कीजिए बात, या फिर महिलाओं से बात की, वो आपको जवाब देंगे। हम लोग तो इस चीज को रोज भुगत रहे हैं कि क्या हो रहा है बिहार के साथ, तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और इसको अभी स्वीकार कर लेने में हम सबकी बात। बोलिए गरीब बोलिए या फिर अति पिछड़ा बोलिए, जेल में कौन जा रहा है? गरीब लोग। 4 लाख से भी ज्यादा लोग आज जेल में बंद है, क्यों? क्योंकि उनको पीते हुए पकड़े। और जो अमीर लोग हैं, जो बड़े बड़े गाड़ियों में शराब लेके जाते हैं, जो जब वो स्टेट वहां से जब वो लेके तो उनसे एक बड़ी रकम लेके उनको छोड़ दी जाती है। शराबबंदी अच्छी चीज है, लेकिन पेन एंड पेपर में अगर सही में चीज़ों को इम्प्लीमेंट मतलब करना था तो सबसे पहले शिक्षित करना था, जिनमें जीरो है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ही यहाँ पे फेल है। शराबबंदी लागू करने के लिए पहले उन सारे जगहों में जाके आप शराबबंदी क्यों है, किस लिए, पिएंगे तो क्या होगा, ये सारी सिर्फ एक टैगलाइन बोलने से नहीं होगा, जो पिएगा वो मरेगा, वो सबको। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि शराब पीने से मौत होगी। अगर ऐसी होती तो हर एक राज्य में देखिए शराब खुली हुई है, वहाँ पे तरक्की भी है, वहाँ पे लोग भी बात करें, और जिनको पीना है वो आप शराबबंदी करो ना करो वो पिएगा, क्योंकि एक लत है, एक एडिक्शन है। उसके बारे में आपने एडुकेशन दिया कब? आपने बात करेंगे, क्योंकि अभी 2024-25 आ रहा है। अभी अपने आप की छवि, अभी अपने कुर्सी को बचाने के लिए वो सारा काम करेंगे जो 17 सालों में नहीं किया, वो भी सिर्फ किताब में करेंगे, और वो पेन एंड पेपर में कभी माने वो सिर्फ आपका लिखा जाएगा, लेकिन ऑन द स्पॉट या फिर आपका इम्प्लीमेंटेशन करने की जब बात आएगी तो फिर से लोगों को धोखा मिलेगा। और देखिएगा और एक बार बिहार जो है फिर वो क्या कहते हैं आपका 17 या 15 साल वाला युग आ गया। तो इस बार भैया और ये सब कुछ नहीं करना है, इस बार आंदोलन जारी है रहेगा, और इस बार चीजें बदलेंगी और बदल सरकारी कथाओं में गाड़ी मत चलाइए, गाड़ी मत चलाइए, गाड़ी मत चलाइए।
पीछे जाइए ना ये। अरे हम लोग सुरक्षा में हैं इनके, हम लोग सुरक्षा में, हम लोग नहीं जा सकते, हम लोग सुरक्षा में नहीं जा सकते। सुरक्षा बात करी दीजिए, डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे मैडम से पूछो, मैडम हमारी के सवाल है, क्या बात कर रहे हैं? गिरो मत यार, साइड आओ, हटिए आप लोग मीडिया। चले जाएं बस वो बिहार से, कहीं जाएं, चले जाएं बस वो बिहार से, कहीं जाएं, बस मेरे बिहार को बख्श दें। राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, रूस के राष्ट्रपति बने, यूएन के जनरल सेक्रेटरी बने, जो बनना बने, बस मेरे बिहार को बच दें ताकि बिहार में हम लोग काम कर पाए। मेरे रिश्ते मुख्यमंत्री से अच्छे हों बुरे हों उससे क्या फर्क पड़ता है बिहार को? मेरे रिश्ते मुख्यमंत्री से अच्छे हों बुरे हों उससे क्या फर्क पड़ता है? 2020 में परिणाम आए थे ना 10 नवंबर को, बिहार सफर मेरा तब से लेकर अभी तक चर्चा सिर्फ इन मुख्यमंत्री के बारे में ही है कि ये मुख्यमंत्री बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे तो उपराष्ट्रपति बनेंगे, नहीं बनेंगे तो राष्ट्रपति बनेंगे, इस गठबंधन में रहेंगे, उस गठबंधन में रहेंगे। बिहार में 19 लाख रोजगार की बात कौन कर रहा है इस चर्चा में? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्वयं कर रहे हैं क्या? पैदल चलकर उनके पास फुर्सत है जाने के लिए राबड़ी जी के आवास पर इफ्तार की पार्टी में, पर पैदल चलकर उनके पास जाने की फुर्सत नहीं है उन एसटीईटी के छात्रों के पास या उन अभ्यर्थियों के पास, या जो सड़क पर बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, या जो युवा बेरोजगारी की वजह से दर दर भटक रहा है। पूरा ध्यान आज की केंद्रित में बिहार की राजनीति, और ये सबसे बड़ी विडंबना है बिहार की, और इसके लिए जिम्मेदार एकमात्र व्यक्ति है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। बिहार की विडंबना बन गई है भैया कि हमारे पास आज की तारीख में चर्चा करने के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी बच गई है कि वो राष्ट्रपति बनेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे। भाई जो आज की तारीख में है वो बनकर क्या उखाड़ पा रहे हैं बताएं तो? वो बनकर वो प्रदेश में क्या कर पा रहे हैं? ना रोजगार दे पा रहे हैं, ना शिक्षा दे पा रहे हैं। बिहार में रोज लोग मर रहे हैं भाई, रोज लोग मर रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है जब मैं यहाँ पटना में हूँ, रोज किसी ना किसी जिले में, अभी भी हम लोग जा रहे हैं समस्तीपुर, हम लोग जा रहे हैं, फिर उसके बाद वैशाली हाजीपुर का कार्यक्रम है, कल हम लोग जा रहे हैं गोपालगंज, और उसके बाद औरंगाबाद कल ही शाम को। रोज हम लोग 2-2, 3-3 जिले का हम लोग दौरा कर रहे हैं। क्यों? आपकी बदहालियों की वजह से, जिस तरीके से बिहार में आपने व्यवस्था बना रखी है। तो हकीकत तो है ही, तो जो राजद कह रही है गलत क्या कह रही है? सही कह रहे हैं ये लोग। भाई मुख्यमंत्री पहले अपनी अगली कुर्सी का बंदोबस्त करते हैं, तब वो पिछली कुर्सी का त्याग करते हैं। 2017 भाई किसी भी नेता के भविष्य को देखना हो ना, उनकी कार्यशैली को देखिए, इतिहास देखिए उस नेता का।
किस तरीके से कामकाज रहा है उनका। तो 2017 उसका उदाहरण है भाई। पहले जब तक क्लियर नहीं हुआ कि एनडीए इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएगी, तब तक वो राजभवन गए नहीं हुआ। जैसे ही क्लियर हो गया, राजभवन गए, रातों रात अगले दिन सुबह किसी के उठने से पहले फिर वो एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री बन गए। तो अब अगर उपराष्ट्रपति का अगर उनको ऑफर आएगा, क्यों वो ठुकराएंगे भाई? एक सवाल है, आप रोजगार की बात कर रहे हैं। अभी दरोगा के मेंस का परीक्षा होगा, करीब 39,000 छात्रों ने भरा परीक्षा दिया है मेंस का। प्री निकालने के बाद पेपर उनका फिक्स आउट है, अभी 2 घंटे पहले का। भाई ये कौन सी नई बात आप बता रहे हैं मुझे? बिहार की परिस्थितियां यही है, पर दिक्कत यह ना कि इन बातों पर हम लोग बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, पर जो लोग सरकार में बैठे हैं वो सुन रहे हैं। उनकी चिंता अपनी कुर्सी, अपना घर है। भैया मुख्यमंत्री आवास में रेनोवेशन होगा तो हम दूसरे बंगले में जाएंगे। भाई आपके पास 10-10 बंगले हैं, पर जिन लोगों के घर आज जल रहे हैं, समस्तीपुर में आज एक साथ 30 घरों में आग लग गई है। वहां पे कौन जा रहा है? वहां पर कौन बात कर रहा है उनकी? भाई मुख्यमंत्री तो एक अनन्य मार्ग छोड़ेंगे, फट से आ जाएंगे 7 सर्कुलर रोड पे। यहाँ पे कुछ होगा 4थे आवास में, 5वें आवास में, 10वें आवास में। आप तो मुख्यमंत्री, आपके पास तो आवासों की कमी नहीं, आप तो चले जाएंगे। पर इन सब चीजों की बातें कौन कर रहा है? मुख्यमंत्री ने एक ऐसे प्रश्न का जवाब आज तक कभी दिया? उनसे जो प्रश्न होते हैं बस वही राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और उसमें उनका वही जवाब। अरे कुछ लोग बातें करता रहता है, बोलता रहता है, हम लोग तो ध्यान ही नहीं देते। भैया आप ध्यान सही में नहीं देते। राज्य से जो जुड़े हुए, जो सही में जो ज्वलंत विषय हैं, शिक्षा, रोजगार, बात कीजिए तो मुख्यमंत्री जी उस पे कीजिए, अपने आवास या अपनी कुर्सी को लेकर नहीं। अगली कुर्सी का अगर बंदोबस्त करते हैं तो चिराग पासवान का क्या स्टैंड होगा? अगर भाई प्रभु चले जाएं बस, वो बिहार से कहीं जाए, बस मेरे बिहार को बख्श दें। राष्ट्रपति बने, उपराष्ट्रपति बने, रूस के राष्ट्रपति बने, यूएन के जनरल सेक्रेटरी बने, जो बनना बने, बस मेरे बिहार को बच दें ताकि बिहार में हम लोग काम कर पाए। दिल्ली चले जाएंगे तो रिश्ते अच्छे हो जाएंगे किनसे भाई? मेरे रिश्तों का उनसे क्या लेना देना? और मेरे रिश्तों का बिहार की राजनीति से क्या लेना देना? भैया क्या फर्क पड़ता है कि मेरे उनसे रिश्ते अच्छे हो नहीं हो? बिहार को फर्क तब पड़ेगा जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, हम लोग बिहार में आकर जब हम लोग बिहार में रोजगार, शिक्षा, जिसकी हम लोग बात करते रहे, जब हम वो दे पाएंगे, उससे बिहार में मेरे रिश्ते मुख्यमंत्री से अच्छे हों बुरे हों, उससे क्या फर्क पड़ता है बिहार को? कितना पी लिए थे? कहाँ मिला था? हम 1 बोतल पिए, 100 रुपया के दारू पिए हैं। बिहार में शराब मिल रही है, इस दावे के बाद ताबड़तोड़ एक्शन की तस्वीरें भी देख लीजिए। बांका के बेलहर के मालहरे में पुलिस ने देसी शराब की नष्ट कर दी गई है, जहां जमीन के अंदर से शराब निकल रही है। फुलवारी शरीफ पुलिस आए दिन जावा महुआ को नष्ट करती है तो दूसरे दिन ही शराब के धंधेबाज फिर से अवैध शराब का निर्माण करने लगते हैं। और इन्हीं तस्वीरों के बाद यदि कुछ गर्म होती है तो वो है सियासत की कढ़ाई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कहते हैं कि शराबबंदी फेल है और अधिकारी लापरवाह, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से पलटवार किया जाता है। बिल्कुल वो विधानसभा में करे, सबसे पहले मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन प्रशासन में वह है, शासन में मैं नहीं हूँ। या तो हम लोगों को शासन सौंप दे, हम लोग करवा देते हैं, और नहीं तो शासन में वह है तो वह विधानसभा में करे, जहाँ बोले। जिस हॉस्पिटल में मैं भी आता हूँ और सब आए, लेकिन शासन बिल्कुल आगे, लेकिन शासन के तो वो है ना। तो हमारे सभी लोग तो किया कि हम लोग का ब्लड टेस्ट करा लो, तुम लोग हमारा ब्लड टेस्ट करा लो। शराबबंदी कानून का अनुपालन करते वक्त आम और खास का कोई भेदभाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने नहीं निभाया है। किसी ने भी गड़बड़ी की है, किसी ने भी कानून को तोड़ा है, उस पर कार्रवाई हुई है। सारण में शराब कांड के बाद पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम बेहद सख्ती से काम कर रही है। शराब के ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। नशे के धंधेबाजों में हड़कंप मचा है, लेकिन शराबबंदी के बीच लगातार मिल रही शराब की खेप से सवाल भी उठ रहे हैं, तो सियासत के बोल भी तल्ख हो चले हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि शराब से हो रही बदनामी पर जल्द लगाम कसा जा सकेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। माननीय सांसद चिराग पासवान जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम स्पीकर।
कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपने पार्टी की तरफ से अपने विचारों को रखने का मौका दिया। मैडम, मैं नागरिकता संशोधन विधेयक पर लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से इस विधेयक के समर्थन में अपने विचारों को रखने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मैडम स्पीकर, धर्मनिरपेक्षता को लेकर इस सदन में काफी समय से बहुत सारी चर्चाएं हुई और सबने अपने अपने विवेक से, अपनी अपनी बुद्धि से धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा यहाँ पर रखी। पर मैम, मैंने जितना इस बिल को पढ़ा है, जितना इस विधेयक को समझा है, मैं पूरे यकीन के साथ कम से कम इस बात को कह सकता हूं कि ये बिल कहीं से भी धर्मनिरपेक्षता के विरोध में नहीं है, उसके विपरीत में नहीं है। ये कहने में मुझे कहीं कोई शंका नहीं है। मैडम, इस विधेयक को लाया क्यों गया, पहले हम लोग को इस कारण को समझने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हम लोग चर्चा करते करते इतनी चीजों को हम लोगों ने इसमें मिक्स कर दिया है कि इसके मूल स्वरूप पर ही हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि 3 अलग अलग देशों से जो नागरिक जो कि वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, उनको यहां पर नागरिकता दी जाए, ना कि भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की चर्चा हो रही है। ये दूसरे देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की चर्चा हो रही है। इससे भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। ये भ्रमित किया जा रहा है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं, इस बिल के आने से उनको प्रताड़ित किया जाएगा, उनकी चिंताएं बढ़ जाएंगी। मेरी समझ के परे कि इस बिल का क्या लेना देना है। इस बिल का कुछ लेना देना नहीं है भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के। इस बिल का लेना देना है जो 3 ऐसे देश हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वहां के, और वो ऑलरेडी मुस्लिम बहुल देश हैं, पर वहां पर देखा गया है कि किस तरीके से, मैम स्पीकर, मैं एक रिपोर्ट दूंगा 5 अक्टूबर की, न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट है, जिसमें प्रमुखता से इस बात को कहा गया है कि किस तरीके से गैर मुस्लिम आबादी, पाकिस्तान की जो गैर मुस्लिम आबादी है, उसका एक बड़ा हिस्सा भारत में लॉन्ग टर्म वीजा के लिए आवेदन दे रहा है। और भारतीय विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भी ये तादाद रोज बढ़ती जा रही है। तो ये अपने में ये दर्शाता है कि किस तरीके से दूसरे देश के जो माइनॉरिटीज हैं, वहां पर धार्मिक तौर पर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। यहाँ पर सवाल उठाया कि भैया फिर क्यों नहीं पाकिस्तान में जो सिया हैं या अहमदी हैं, उनके बारे में क्यों नहीं चर्चा हो रही। यहाँ पर भी हम लोग को समझने की जरूरत है कि जब हम पाकिस्तान के सिया या अहमदिया समुदाय की बात जब हम लोग करते हैं, तो वो उन्हीं के धर्म को अलग अलग समझने वाली विचारधाराओं की बात है। उसको धार्मिक उत्पीड़न से जोड़ के देखना कतई सही नहीं होगा। उनका एक अपना डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है, एक ही धर्म का अपना अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, उसको आप धार्मिक उत्पीड़न के साथ आप उसको नहीं दे सकते। इसीलिए मैडम स्पीकर, मैं इस विधेयक का जहां एक तरफ मैं पूरी तरीके से मैं समर्थन करता हूं, वहीं मैं हमारे गृह मंत्री जी का मैं धन्यवाद भी करता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी की जितनी चिंताएं थी, हकीकत है हम लोग की भी चिंताएं थी, हम लोगों ने भी केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक हैं जो कि मणिपुर सरकार में मंत्री हैं, उनकी अपनी चिंताएं थी, उन्होंने अपने राज्य की तरफ से हमें सुझाव भेजे थे। और मैं धन्यवाद करूंगा हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का कि उन्होंने तमाम इन सुझावों का उन्होंने सम्मान किया, हमारी जितनी भी चिंताएं थी उसका उन्होंने सम्मान किया। और अंत में मैडम स्पीकर, ईमानदारी से मेरा विश्वास हमारे देश के प्रधानमंत्री पर है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मैडम स्पीकर, पिछले 5 सालों में भी यह भ्रम फैलाया गया था। 2014 के चुनाव में निरंतर यह भ्रम फैलाया गया था कि एनडीए की सरकार आएगी, मोदी सरकार आएगी तो ये हो जाएगा, दंगे हो जाएंगे, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ ये अत्याचार बढ़ जाएगा। जबकि हकीकत है कि पिछले 5 सालों में देश जितना सुरक्षित रहा, इतना इतिहास के 70 सालों में नहीं रहा। कोई एक बड़ा आतंकी हमला हमारे देश पे नहीं हो पाया। ये ताकत है हमारे प्रधानमंत्री की, हमारी केंद्र की सरकार की। तो पुनः अपना विश्वास हमारे प्रधानमंत्री पर जाहिर करते हुए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे पे अपना विश्वास जाहिर करते हुए मैं अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी और हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तरफ से नागरिकता संशोधन विधेयक का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। राजनीति को समर्पित किए हैं, पर उसका दूसरा एक और महत्वपूर्ण कारण ये जरूर रहा है कि मैं जब दिल्ली में रहा, मुंबई में रहा,
मेरे लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होता था कि मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार जाता हो शिक्षा के लिए, या कोई बंबई का लड़का बिहार जाता हो रोजगार के लिए। सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था कि जब भारत के तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए तो वहीं कहीं दिल्ली बंबई जैसे चमचमाते शहर हैं, तो क्या कारण है कि हमारा प्रदेश उस तरीके से तरक्की नहीं कर पाया। तो इसीलिए ये कारण है कि अब मैं ज्यादा से ज्यादा समय बिहार में रहता हूं और अब इस बात का प्रयास कर रहा हूं कि बिहार को भी बनस्पत बाकी राज्यों के, अगर मैं नंबर 1 नहीं भी बना सकूं तो कम से कम बाकी राज्यों की बनस्पत उसको बराबरी पर लाकर जरूर खड़ा करूं। फुल टाइम जॉब है, आप इसको लाइटली ले नहीं सकते, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो इसलिए पूरी तरीके से अब ध्यान केंद्रित सिर्फ इसी पे ही है। जब पिताजी से, पापा से बहुत ऐसी कहानियां सुनी, जेपी आंदोलन के दौरान की तमाम कहानियां सुनी और किस तरीके से इमरजेंसी के दौरान अत्याचार हुए, सब हुआ, तो तमाम ऐसी कहानियां सुनी, प्रेरित करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं। बट हाँ, डेफिनेटली वो दौर अलग था, वो परिस्थितियां अलग थी। आज का दौर अलग है, परिस्थितियां अलग हैं, आज की समस्याएं अलग हैं। तो आज के दौर से अपने आप को ढालकर आज की जो युवाओं की समस्या है, आज की जो सामाजिक समस्या है, उसको किस तरीके से हल किया जाए, ये जरूर मैं पिताजी से चर्चा भी करता हूं और उनके अनुभव से सीखने का प्रयास भी करता हूं।